हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। और आज मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो आर के राजपूत हैंडबुक है ऑब्जेक्टिव की। उसे मैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व कराऊंगा और बढ़िया से बिल्कुल मतलब एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बना के मैं आपको दिखाऊंगा। और सारे जो छोटे बड़े फार्मूले होंगे सब कुछ मैं आपको नोट कराता चलूँगा। और इसके आप जो पीडीएफ होगा वो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करिएगा। पीडीएफ काफ़ी अच्छा है जो मेरे खुद के नोट्स से बनाया हुआ है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। और एक लेक्चर में मैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और देखिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। 4 वायर्स of same materials, the same cross-sectional area and the same length when connected in parallel give a resistance of 0.25 ohm. If the same 4 wires are connected in series, the effective resistance will be। मतलब क्या है कि यह 4 जो वायर हैं सेम रेजिस्टेंस के हैं, उन्हें अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं यानी समांतर में, तो जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो ये सेम लेंथ के और सेम मटेरियल के 4 वायर हैं और सबका रेजिस्टेंस जो है 1-1 ओम है। और उनको जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 0.25 ओम मिलता है। कैसे 1-1 ओम हम कनेक्ट वो मान लिए हैं, उसका मैं फुल सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर सेम लेंथ यानी सेम रेजिस्टेंस के जो वायर होते हैं, मान लीजिए n वायर्स हैं सेम रेजिस्टेंस के और जिनकी वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है r ओम, तो उसका जो फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, पहले रेजिस्टेंस का वैल्यू जो हो और उसे हम n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बस सेम यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा कि लेंथ व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव द रेजिस्टेंस 0.25 ओम। मतलब क्या है कि 4 हैं, मान लीजिए एक की वैल्यू r है और 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, इनकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी 0.25, इतनी आ रही है। तो r की वैल्यू देखिए सीधे सीधे 1 ओम आ गई। अब इनको हम 1 ओम को अगर 4 जगह हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए 4 का हो जाएगा इक्विवेलेंट 4 ओम। तो बस इतना ही करना था यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, न्यूमेरिकल था ये। और जहाँ पे जैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 ब्रांचेज 12 ओम, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच इज 18 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में कनेक्ट हैं और जो इक्विवेलेंट मिलता है वो 12 ओम मिलता है और एक जो है रेजिस्टेंस 18 ओम का है, तो दूसरा कितने का है। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, ये देख लो यहाँ से क्या है कि 18 इंटू आर अपॉन 18 प्लस आर इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ से कर दीजिए आप 18R इक्वल टू 12R प्लस 18 इंटू, मतलब ये आप जो है कर लीजिएगा, जो जो भी इसका वो आएगा बस ये जान लीजिए आप, यही फार्मूला यूज होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से और इसका इससे इसका इसके और घटकुट के मतलब 6R इक्वल टू 12 इंटू 18 आएगा और 6 से कट जाएगा 3, तो 36 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इसका हम कैसे चेक करेंगे इसे कि हाँ ये सही है कि नहीं। जो 36 ओम आया है यहाँ से आएगा कि 36 इंटू 18 अपॉन 18 प्लस 36 इक्वल टू 12 करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का, अ लाइट बल्ब ड्रा 300 मिली एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 240 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब इज। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया है 300 इंटू 10⁻³ ये करंट है और वोल्टेज कितना है 240, तो ठीक है। आई की वैल्यू ये है, वोल्टेज की वैल्यू ये है, तो रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकल सकता है, R इक्वल टू V अपॉन आई से, ठीक है। बस निकाल लीजिएगा आप सब कुछ करके 800 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 0.8 आया रहेगा और यहाँ पे 10 यहाँ 3 रहेगा तो एक इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा और 2 0 यहाँ पे, तो 800 ओम ये करेक्ट आंसर होगा। आप इतना तो लगा ही सकते हैं। और जहाँ पे जैसे क्वेश्चन होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी इधर छोटे क्वेश्चन है। बढ़ते आगे 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए सर्किट अ 30 ओम रजिस्टर
33 ओम रजिस्टर कैरीज अ करंट 2 एम्पेयर द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो ये वही पिछला वाला फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो 66 वोल्ट आ जाएगा, इसी फार्मूले से आ जाएगा, जानते रहेगा। और हाँ, यहाँ पे पावर का फार्मूला कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इसके जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं पावर के, इससे इधर उधर कर देता है तो बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं। तो उसे मैं एक बार कर दूँ कि देखिए P इक्वल टू होता है VI, एक तो ये फार्मूला सब जानते हैं। एक होता है I स्क्वायर R इक्वल टू P। ठीक है, अब यहीं से कन्वर्ट कर देता है I इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन R। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इन तीनों फार्मूले को। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कई बार, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी पावर का ही फार्मूला होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए 26 द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। तो इसमें क्या है देखते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। तो पहले हम देखिए ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना कि अब यहाँ से इसे ले ले इधर उधर से, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले छोटे यहाँ से देखिए, ये छोटा सा है, इसे हम देखते हैं। तो 60 और 12 को देखते हैं। ठीक है, 60 इंटू 12 अपॉन 72। ठीक है, तो ये 6 6 6 10। तो यहाँ पे अगर टोटल इक्विवेलेंट जो 10 ओम के बराबर हो गया। ठीक है, अब 10 ओम के सीरीज में आएगा ये चीज़, तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/180 प्लस 1/90 प्लस 1/20, ये कर लीजिएगा ये चीज़। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 15 ओम आएगा, सॉरी इसका इक्विवेलेंट जो आएगा आपका वो 15 ओम आएगा, और इसका 10, तो 15 और 10 कितना होगा 25 ओम। ठीक है, तो देखिए 10 15, तो ये सीरीज़ में दोनों होंगे ना, तो यहाँ से 25 आ जाएगा, और 25 और 100 को हम किस तरह ऐड करेंगे ये देखिए। तो 100 इंटू 25 अपॉन 125, तो सीधी सी बात है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 to 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो आ गया आपका वो 20 ओम आ गया, मतलब ये जितना भी है सब कुछ मिला के 20 ओम इसके सीरीज में 5 के। ठीक है, यहाँ पे हम मान सकते हैं ये 20 ओम का इसके सीरीज में, तो 5 इधर इधर 20, तो आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो 25 ओम आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। तो जो इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो एक तो होता है हमारा एमीटर जो करंट को मेज़र करता है। ठीक है, और एक होता है वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेज़र करता है, और एक वाट मीटर होता है पावर मेज़र करता है, और ये रियोस्टेट, इसका तो कोई मतलब है नहीं पावर से मेज़र करने से, करंट वोल्टेज पावर जो भी है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो माइन्यूट सी करंट, बहुत कम करंट रहेगी उसको भी ये डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, इसकी रेटिंग बहुत कम होती है, इसे एमीटर बनाने के लिए हम शंट को कनेक्ट करते हैं, आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो इसे क्या करते हैं हम, लो रेजिस्टेंस का शंट होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करके करंट को बाईपास करा देते हैं, तो बन जाता है। ठीक है, एमीटर बन जाता है। तो देखिए ये वोल्ट मीटर जो होता है हमारा, यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि जो हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो वी आर यानी वोल्टेज का रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है आइडियल का। ठीक है, जब आइडियल दे तो इनफाइनाइट लगाइएगा, और जब दे जनरल, ऐसे प्रैक्टिकल है मतलब प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर है, तो उसका जो होता है मैक्सिमम होता है, आर मैक्स होता है, आर की वैल्यू जितना अधिक हो सके। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसे कन्फ्यूज कर देता है। और यहीं पे बात आ जाती है जब एमीटर की, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियल है तो 0 होगा, और अगर प्रैक्टिकल है तो मिनिमम होगा। ठीक है, नोट करिए, यहाँ से याद रखिएगा आप, आर एमीटर जो होगा वो 0 होगा आइडियल के लिए, और मिनिमम होगा किसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या करें, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। दिक्कत यहीं पे होती है कि स्टार्ट करने से हम थोड़ा वो हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे हमें दिखे सर्किट में, अगर बड़ा सर्किट है तो जहाँ पे पैरेलल सर्किट आपको दिख जाए, जहाँ भी पहले वहीं से स्टार्ट करिए।
तो देखिए यहाँ पे दो पैरेलल है 6 और 3, तो इसका हम निकाल लेंगे 6 3 1 9, ठीक है, 3 3 ठीक 2 ओम आ गया। और 18 ओम इधर है, 18 2 20 और 20 और 5 ओम, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 5 अपॉन 25, ठीक है, 5 5 5 5 4। तो यहाँ पे इसका जो टोटल हो गया वो 4 ओम आ गया इसके पैरेलल में। तो 10 और 4 यानी कि 14 ओम आ गया। ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतना ही करना है, यहाँ से ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। ये तो शायद हो चुका है, अभी हम पिछली बार कराए हैं आपको, पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो गया। बढ़ते हैं आगे। ये 25 ये भी हो चुका है, और ये देख लीजिए 24 अभी ये भी कराया। तो बढ़ते हैं आगे। और 23 द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स इज 25 ओम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, 6 ओम व्हेन जॉइन इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप कि हम मतलब पूरा एक्सप्लेन करने लगे। हम देखिए एग्जाम वो थ्योरेटिकल नहीं दे रहे हैं कि हमें लिखना है, लिखने पे नंबर मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव है, आप जैसे भी लगा दो, बस तुरंत हमें आंसर चाहिए होता है वहाँ पे। तो आप देखिए मैं ट्रिक बताऊँ, पहले हम रेजिस्टेंस से ऑप्शन से जाते हैं, ठीक है, ये चारों ऑप्शन जो हमारे हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि जब 2 आर 25 ओम कनेक्ट सीरीज है, मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 25 ओम आता है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आएगा, इनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें 10 को और 15 को, 25 आ जाएगा, सही सी बात है। दूसरे से करेंगे कितना जाएगा 50 ओम, गलत हो जाएगा। तीसरे से करेंगे तो 10 और 5 15 ओम, गलत हो जाएगा। और 10 और 20 को करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 30 ओम। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन से बस तुरंत हमारा आंसर आ गया जी, पहला यही करेक्ट है, ठीक है। अब इसे अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट वे में। तो अब ये फार्मूला आप पढ़ेंगे, पैरेलल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, ठीक है। ये कितना आया था समांतर का, कितना ओम दिया है 6 ओम दिया है। तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 ये दिया है 6 ओम, ठीक है। तो इसे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा उसे एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। और फिर सीरीज का दे ही दिया आपको, R1 प्लस R2 कितना दे दिया है 25 दिया है ना, तो 25 ओम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ 25 रखेंगे तो R1 इंटू R2 भी निकल जाएगी। फिर ए माइनस बी वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे, इनमें से कहीं से भी रख के ए प्लस बी वाले रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया, लेकिन हमें शॉर्ट वे में जो पहली अप्रोच हमारी होगी वो इसे ऑप्शन से होगी, वो सही होगी, क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज पैरेलल सर्किट शोन इन द फिगर। तो आप देख लीजिए सीरीज और पैरेलल सर्किट दोनों का है इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप यहाँ से ये कर दीजिए। पहले मैंने आपसे बताया है, पहले यहीं से स्टार्ट करिएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जहाँ आप देखिए पैरेलल वाला सर्किट वहीं से स्टार्ट करिए। तो देख लीजिए 12 इंटू 24 अपॉन 36 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे जब, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 8 8 इधर और 8 इधर, 8 सीरीज में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 हो। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। बढ़ते हैं आगे। Three resistance of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. The total resistance of the combination is। तो देखिए ये पैरेलल में कनेक्ट है 10, 15 और 30। तो वही पुराना वाला फार्मूला लगाइएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इनका जो है एलसीएम ले लीजिएगा आप, ठीक है, सब कुछ लेके फिर अपना बाद में उलट दीजिएगा इसे, आर ऊपर वो करके इतना सब कर ही लेंगे आप लोग। जुड़ने घटाने का काम आप लोग करते रहिए, बाकी जो जैसा मैं थ्योरेटिकल कोई भी पॉइंट आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा कौन सा, ए वाला 5 ओम आएगा, करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 20 द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज 200 मीटर लॉन्ग, 21 ओम इफ़ इट्स थिकनेस यानी डायमीटर जो इसका है 0.44 mm है, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अराउंड। तो इसका जो हमें प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, रो की वैल्यू ज्ञात करनी है सीधी सीधी, ठीक है। कहने का मतलब ये है R इज इक्वल टू रो
एल अपॉन ए होता है, ये फार्मूला सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। 21 ओम दिया है। 21 ओम इज इक्वल टू, रो की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है। एल की वैल्यू कितना दे दिया है 200 अपॉन ये दे दिया पाई आर स्क्वायर, रख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आर निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे, तो 0.22 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो में है ना, इसका हम स्क्वायर करेंगे जो, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.16 इंटू पाई की वैल्यू रखिएगा, और यहाँ पे रखिएगा अपना वो जो आया है, ये कितना आया है 0.22 इंटू 10⁻⁻6 रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा किससे, 21 से। ठीक है, 21 ये वैल्यू आई है, 21 इसका होगा, और इसे नीचे कर देंगे। तो फिर सब कुछ जो सॉल्व करेंगे वो आप कल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, कौन सा आएगा, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसके यूनिट आप याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखिएगा। और ये जानते रहिए, जो अगर हमें इक्वल वैल्यू के एन रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, तो जो इक्विवेलेंट आएगा, मान लीजिए एन रेजिस्टेंस, तो एन आर इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, एन आर। और अगर यहीं पे हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो आर अपॉन एन कर देंगे, अगर एन रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू पे। और यहाँ पे एक चीज़ और याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कभी भी, जैसे हमारा जो वायर है, कोई भी वायर है, आर रेजिस्टेंस का है, और उसको हम खींच के एन गुना कर देते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली थ्योरी से जो आता है वो कितना आता है, एन स्क्वायर अपन इंटू आर। ठीक है, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसे कोई भी रेजिस्टेंस है उसे हम 10 गुना, उसकी लंबाई का 10 गुना खींच देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि एक आर ओम का रेजिस्टेंस है, उसे हम 10 गुना खींच दिए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना परिवर्तन, मतलब उसके रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 10 गुना खींच दिए, तो एन की जगह 10 रख दीजिए, तो आ जाएगा 100 इंटू आर। ठीक है, तो 100 आर हो जाएगा इसका बाद वाला रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा इसे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली थ्योरी से आता है। अब यहाँ पे आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू वाली थ्योरी। बढ़ते हैं आगे। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो क्या कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखते रहिए, यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है, याद रखिएगा। पॉजिटिव को मतलब होता है कि अगर हम कंडक्टर का, जो हमारा कंडक्टर है, कोई भी वायर है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। और अगर यहीं पे बात आ जाती है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। और यहीं पे आ जाता है हमारा इंसुलेटर, तो उसके लिए भी सेम निगेटिव ही रहेगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव रहेगा। ठीक है, इन दोनों के लिए निगेटिव रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, इन दोनों के लिए निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ रेजिस्टिविटी कुछ मटेरियल्स की, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कॉपर के लिए क्या है, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और सिल्वर हो गया। इनकी जो रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, 1.5 ये इसे मान लीजिए आप, 2.8 इसे ले लीजिए, और 1.52 इसे ले लीजिए। ठीक है, और प्लेटिनम का कितना होता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है प्लेटिनम के बारे में। तो प्लेटिनम का आप जानते रहिए 11.00। ठीक है, और इनके आगे आप 10⁻⁻8 लगा लीजिए। ठीक है, हर एक के आगे।
तो ये चीज़ यहाँ से आप याद रखिएगा। और उसके बाद एक चीज़ मैं जर्मन सिल्वर के बारे में बता दूँ, क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंटेज होता है। तो अब देखिए जर्मन सिल्वर से स्पष्ट है कि सिल्वर आ रहा है तो सब सोच लेते हैं कि सिल्वर भी होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें। जर्मन सिल्वर में मिला होता है आपका कॉपर, उसके बाद आता है इसमें निकिल, और उसके बाद क्या आता है जिंक। ये तीन चीज़ मिलकर बनाते हैं जर्मन सिल्वर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर की तो कोई बात ही नहीं है, सिल्वर है ही नहीं इसमें। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है वहाँ पे 0%। जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होता है वो 0%, मतलब उसकी उपस्थिति नहीं होती है यहाँ पे। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसे मैं बता दूँ, क्योंकि रेजिस्टिविटी कितनी होती है 19 पॉइंट मतलब 20 के आसपास मान लीजिए आप, 20 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी होती है। इसे याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार एग्जाम में यही पूछ दे, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो और कार्बन का भी बता दूं, कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। रजिस्टर बनाने में इसका यूज होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है, तो रजिस्टर बनाने में हमेशा कार्बन का ही यूज होता है। और एक सेमीकंडक्टर है, और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है ये। और इसका जो टेम्परेचर है वो होता है, रेजिस्टिविटी जो होती है इसकी 7000 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। इसे याद रखिएगा, ठीक है, ये कार्बन के लिए, ठीक है। बढ़ते आगे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। आपको मैं अभी बताया कंडक्टर के लिए जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो मतलब रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और इसके बारे में बता ही चुका हूँ, कंडक्टर सेमी कंडक्टर। और तो चलते हैं आगे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज यूनिवर्सली एज। तो यहाँ पे फार्मूला वही पहले वाला, R = रो L/A। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मेटल का, चाहे कोई भी मटेरियल हो, मेटल नॉन मेटल जो भी है, तो उसका रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसकी जो है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ये दो जो हमारी है रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, और एक बार क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन चुका था कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है एरिया एल, मतलब एरिया पे, लेंथ पे, टेम्परेचर पे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा रो की वैल्यू हमेशा टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल किस चीज़ का बना है उस पर डिपेंड करती है, ना कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, इस पर कोई मैटर नहीं करता इसका। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी हमेशा जो है डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो कंडक्टेंस मतलब जो इसका हिंदी में चालकत्व तो कहते हैं, चालक। तो ये जो हमेशा जो है 1/r होता है, यानी G = 1/r। इसे हम G से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात आई है, तो इसके बारे में मैं बता दूँ आपको। जो इंडक्टेंस होता है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसका जो फार्मूला होता है इंडक्टेंस के लिए, मैं लिख के बता दूँ, तो 12LI², ये होता है हमारा इंडक्टर के लिए। और सेम ऐसे ही कैपेसिटर के लिए 1/2 12CV², ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में होती है, ठीक है, और जो कैपेसिटर में होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि इंडक्टर में एनर्जी कहाँ स्टोर होती है या फिर कैपेसिटर में कहाँ स्टोर होती है। तो याद रखिएगा इंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि हमें अगर इंडक्टर के अक्रॉस, हाँ ये जानते रहिए कि इंडक्टर जो है करंट फ्लो का अपोज करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हमें इंडक्टर में करंट अगर वेरी करानी है तो कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे सीधे सीधे याद रखिए कि हम अगर इनफाइनाइट वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है, किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस, तो हमारा जो है करंट तभी वेरी करेगा, अदरवाइज करंट कांस्टेंट रहेगा इंडक्टर में। ये चीज़ याद रखिएगा। और सेम इसी प्रकार इंडक्टर के लिए भी कि अगर हम वहाँ पे
इनफाइनाइट करंट वेरी करा दें तब वहाँ पे वोल्टेज वेरी करेगा। मतलब कैपेसिटर जो है वोल्टेज वेरिएशन का अपोज करता है और इंडक्टर करंट वेरिएशन का अपोज करता है। तो याद रखिएगा इससे। बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो अभी भी मैंने आपको बताया 1/r = g। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आगे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली। तो मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, रिपीट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इज पासिस करंट इज कॉल्ड। तो आप देखिए रिलक्टेंस हो नहीं सकता, कंडक्टेंस यही करेक्ट है। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो हो नहीं सकता। तो कंडक्टेंस जो हमारा है इससे ही हम जो है करंट फ्लो होता है। और किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का कंडक्टेंस बहुत कम होता है, 0 के बराबर। और किसी भी सेमीकंडक्टर का वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना वेरी कर रहा है, कितना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ और आपको बताऊँगा कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ठीक है, आर की यूनिट होती है ओम। एग्जाम क्वेश्चन ऐसे बनता है, SI यूनिट पूछ देता है। और कंडक्टेंस यानी जी की यूनिट क्या होती है, तो सीमेंस होती है, और इसे मोह भी कहते हैं। बट अगर SI यूनिट पूछ दे तो आप वहाँ पे यही लगाएंगे, सीमेंस को लगाएंगे। ठीक है, और ये कुछ चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या सामान रहता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में। देखते रहिए। ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे करंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है फाई। ठीक है, और यहाँ पे जैसे आर होता है वैसे यहाँ पे एस होता है जो रिलक्टेंस को डिनोट करता है। और जैसे यहाँ पे वोल्टेज होता है वैसे यहाँ पे एमएमएफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब इनकी यूनिट भी याद रखिएगा। फ्लक्स क्या है, वेबर है। और ये एमएफ क्या है, एम्पियर टन। ठीक है, और यहाँ के एस को जब इधर ले जाएंगे हम तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी एमएमएफ अपॉन एस। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा फाई। तो जब फाई इधर आएगा, एस इधर आएगा, तो एम्पियर टन पर वेबर। एमएफ इसकी जो वैल्यू आएगी रिलक्टेंस की, एम्पियर टन पर वेबर। एम्पियर टन पर वेबर, ये इसकी यूनिट आएगी, याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसमें से कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपर तो कंडक्टर है, गोल्ड भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, और यहाँ पे पेपर जो है वो क्या है, इंसुलेटर है। पेपर का यूज हम करते हैं ना इंसुलेशन में, केबल वेबल बनाने में, तो याद रखिएगा इसे। और यहाँ पे मैं ग्रुप डिस्कशन कर देता हूँ जो YABFHC करके हैं। तो इसे याद करने का मैं वो बता देता हूँ कौन सा मटेरियल किस ग्रुप में आता है और कितने रेंज, टेम्परेचर रेंज पूछ देता है ज़्यादातर। तो रेंज आप याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाई रेंज का टेम्परेचर क्या होता है, ई का कितना होता है। तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। YABFHC, ठीक है, YAE यहाँ नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे ए आता है। ठीक है, और लास्ट में C आता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। और देखते हैं तो ये Y की जो रेंज होती है कितनी होती है, अप टू 19 डिग्री। ठीक है, ए की रेंज कितनी होती है, 19 से 105। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 105 से 120। एफ के लिए कितनी होती है, बी के लिए कितनी होती है, बी के लिए हमारी होती है वैल्यू 130। और एफ के लिए 155, एच के लिए 190। ठीक है, और 190 के बाद आता है हमारा सी जो सबसे लास्ट वाला है। मतलब कोई मटेरियल अगर 190 से ऊपर जिसका टेम्परेचर रेंज है तो उसे हम सी वाले ग्रुप में रखते हैं। तो इसका जो होता है हमारा कितना होता है, एबव 190, यानी 190 से ऊपर अगर है तो हमारा सी वाले ग्रुप में आता है। इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सब्सटेंसेज which have a large number of free electrons and offer a low resistance are called।
तो आप देख रहे हैं अगर ज़्यादा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या अधिक है तो क्या कहा जाएगा, कंडक्टर कहा जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा उसमें अच्छे तरीके से, तो उसे हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, और इसमें तो कुछ बताने लग है नहीं। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ करंट इज सॉलिड इज ड्यू टू, और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन जो रैंडमली आ रहे हैं ये पीडीएफ बनाने में एरर हो गया है, और अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार बिल्कुल सीरियल वाइज बनेगा। तो 30 से 60 तक यानी 30 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, और वो स्टेप वाइज होगा, आप इससे कोई कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ करंट इज सॉलिड इज ड्यू टू, तो सॉलिड में करंट कैसे फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन के करंट फ्लो होता है, जानते रहेगा। और यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए। आप जानते रहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट, ये फॉल्स होता है, हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, मतलब रैंडम वेलोसिटी का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो देखिए उसकी जो स्थिति है वो तो यहीं पे बनी रही है, जितना भी इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ओवरऑल 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये रैंडम वेलोसिटी कभी भी कोई करंट नहीं फ्लो कराती। करंट फ्लो होने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और कंट्रोल वेलोसिटी होती है, और एक ही डायरेक्शन में होती है, तब जाके करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ किस रेंज का होता है। तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रेंज में होता है 10⁻⁻15, इस रेंज में होता है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और प्रोटॉन का अगर पूछे तो इसी में हम 1840 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो हम आ जाएगा प्रोटॉन का। ठीक, याद रखिएगा इसे, मतलब 1/1840 होता है जो है प्रोटॉन का वो द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 1840वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से, इसे याद रखिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी अराउंड, तो ये देखिए क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यूपीपीसीएल में 2 बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है लगातार हो गई। जो 2017 में वैकेंसी आई थी 226 पोस्ट, उसमें भी पूछा गया था यही क्वेश्चन सेम, और सेम यही क्वेश्चन आ गया अभी जो हुआ है 2019 वाला एग्जाम नवंबर में, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है अराउंड 1000 ओम, मतलब 1000 ओम के आसपास होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप याद ही रखेंगे, साथ साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावनाएँ बनती हैं। तो देख लीजिए आप, अगर आपको पूछ दे टावर फुट रेजिस्टेंस, मतलब जो टावर बनते हैं ट्रांसमिशन के लिए उनका फुट रेजिस्टेंस लगभग कितना लिया जाता है, तो 10 ओम के आसपास लिया जाता है। ठीक है, टावर फुट रेजिस्टेंस जो लिया जाता है अबाउट 10 ओम। और पावर सब स्टेशन होते हैं जो बड़े बड़े सब स्टेशन जो होते हैं, उनका जो लिया जाता है कितना, 0.5 ओम। ठीक है, और जो 33 केवी के आसपास रहेंगे, इनका जो रेजिस्टेंस लिया जाएगा वो 2 ओम के आसपास लिया जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन जो होगा उसका कितना 0.01 ओम लिया जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा ज़रूर से, क्योंकि पीडीएफ में मैं अपने नोट से अच्छे तरीके से लिख के दिया हूँ आपको, तो उसे आप याद रखिएगा, उसमें सब लिखा गया है सही से। यहाँ पे बस आप एक डायरेक्शन ले लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे में पढ़ना है, इतनी इतनी पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो ये ड्राफ्ट नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लगभग वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, तो लगभग 90% ऑफ, ये ऑप्शन हमको गलत लग रहा है यहाँ पे यार, जो दिया है ये बुक में आप देखेंगे तो वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है, बट ऐसा नहीं है, वो लगभग 90% होती है स्पीड इसकी। ठीक है, लगभग 90% स्पीड, 90% स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैंने लाइट की वेलोसिटी से उसका 90% ही होती है वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख दूँ आपको कि J इक्वल टू
आप पढ़ेंगे ये फार्मूला सिग्मा ई, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा जो है मोबिलिटी है, ठीक है। मोबिलिटी की यूनिट कई बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, तो याद रखिएगा मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसका जो एक और फॉर्म होता है इस फार्मूले का, उसे देख लेते हैं कितना होता है, ई एन वी, ठीक है, डी। ये जो वी डी होता है यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल। तो कमर्शियल यूनिट की यूनिट पूछ रहा है ये, मतलब एक तरह से 500 1000 इससे नहीं कोई मतलब है। तो किलोवाट आवर में मेज़र की जाती है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर, ये चीज़ याद रखिएगा। और 1 किलोवाट आवर को एक और डिनोट करने का हमारा फार्मूला होता है, ये लगभग 3600 किलोवाट सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। बस इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। 1.6 क्या करा है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट ए बकेट ऑफ वाटर टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज 4 किलोवाट आवर। इफ द हीट लॉस आर 20%, द एनर्जी इनपुट इज, मतलब कह रहा है कि एक बकेट है पानी की, उसे हम हीट करते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो एनर्जी की होती है वो 4 किलोवाट आवर है। और जो उसका जो 20% लॉस में चला जाता है, मतलब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें 4 किलोवाट आउटपुट में मिलता है और बाकी 20% लॉस हो जाता है। तो इनपुट में पूछ रहा है, तो देखो ऐसे सॉल्व होगा ये कि मतलब 20% तो लॉस हो गया, तो 80% जो हमें मिला वो मिला 4 किलोवाट आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे कर दीजिए, अब 100% हम, तो यही तो इनपुट दिए थे, तो 100% क्या होगा, 4 × 100 अपॉन 80, ठीक है। तो ये हो गया 2, ठीक है। और इसे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो ये हमारा करेक्ट आ जाएगा सी वाला ऑप्शन। 5 किलोवाट हम किलोवाट आवर देंगे इनपुट पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं 1.7, इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। तो गैसों में जो करंट फ्लो होती है वो आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन सबके कारण फ्लो होती है, ना कि ओनली इलेक्ट्रॉन। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयंस, डी वाला सही होगा, याद रखिएगा इसे। और कोई भी सॉलिड अगर है, सॉलिड में हमेशा करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और गैस में इन तीनों के कारण आप देख ही लिए। और अगर वहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड में ओनली एंड ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के कारण होता है, याद रखिएगा ये चीज़। मैंने PDF में लिख रखा है, सही से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 1.8 क्या कह रहा है, मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर ए 10 किलो 0.5 वाट रजिस्टर इज, ठीक है। करंट पूछ रहा है, तो जो मैं आपको अभी पावर के 3 फार्मूले बताया हूँ वहीं से ये फार्मूला लगेगा, P = I² R से I निकाल लीजिए आप। P की वैल्यू कितना दिया है 0.5 और R की वैल्यू कितना दिया था, कितना किलो, 10 किलो, ठीक है। तो 0.5 × 10 इस पावर 3, ठीक है। और ये अंडर रूट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व आप करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा, करेक्ट आंसर जो आएगा क्या आएगा, ये बी वाला आएगा 7.07 मिली एम्पियर। सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। बढ़ते हैं 1.9 की तरफ। एन इलेक्ट्रिकल लैम्प कंज्यूम 100 वाट ऑफ पावर इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, द एनर्जी कंज्यूम इन 30 मिनट इज। तो फार्मूला लगा दीजिएगा, किलोवाट आवर वाला फार्मूला, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है ये। वाट को पहले हम किलो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 × 10⁻³ ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वाट, किलोवाट तो होगा, आवर, आवर में क्या आएगा, जो आपका 30 मिनट है तो 30 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आवर में हो गया, तो इससे आप निकाल लेंगे, तो जो भी आएगा करके किलोवाट घंटा निकल के आएगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा 1.9 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा 0.05 किलोवाट,
ये निकल के आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और ये तो खैर जीएस के क्वेश्चन में कई बार हमने देखा है, पूछ देता है, तो लगभग सब लोग जानते ही हैं इसे, किलोवाट आवर को। चलते हैं आगे। तो ठीक है, ये तो हो गया 1.9। ये 13 वाला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पुअर कंडक्टर। तो ये इसमें से कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है? तो कास्ट आयरन, कार्बन, टंगस्टन, ये तीनों एक ही सीरीज़ में आते हैं। बट कॉपर यहाँ पे देख लीजिए, कॉपर का यूज मोटर वाइंडिंग में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, ये अच्छा कंडक्टर है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये तो हो चुका है। तो बस इतने क्वेश्चन थे, हो चुके लगभग 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको 2-3 यूनिट बता दूं, जैसे ये आर है, एल है, सी है, ठीक है, और कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे सिग्मा कहते हैं, कंडक्टिविटी हो गया, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है उसे जान लीजिए। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, कैपेसिटेंस की फैराड होती है। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी की यूनिट जो है सीमेंस पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टेंस आता तो सीमेंस होता, बट कंडक्टिविटी है तो उसे सीमेंस पर मीटर कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसे। और रो की वैल्यू पूछते, यूनिट पूछते, एसआई यूनिट, तो ओम, मीटर, बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। इन चारों में से ही एक आध यूनिट कभी कभी पूछ देता है। और वहाँ पे अगर कहीं पे आपको पूछे टेम्परेचर की जो यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। ठीक है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा टेम्परेचर का। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में, तो इसे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।